तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन जो हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसके बाद फिर मेंस डिस्कस करेंगे, और वो अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो एक बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। बैकग्राउंड का मतलब कि फैक्ट या तथ्य क्या क्या रहे हैं जब कंपनी भारत में आती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 31 दिसंबर 1600 को कंपनी इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, कंपनी कब बनी। दूसरा क्वेश्चन, किसके टाइम पर बनी? तो आंसर एलिजाबेथ फर्स्ट। कंपनी का इनिशियल नेम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ये तीसरा क्वेश्चन तैयार होगा। कंपनी के बनने का आधार क्या था? चार्टर और मोनोपोली राइट। ठीक है, जो एलिजाबेथ ने दिए थे। किन देशों के साथ व्यापार करना था? पूर्वी देशों के साथ, यानी कंपनी पश्चिम में नहीं जा सकती थी, केवल पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। और 15 साल के लिए ये राइट उनको दिए गए इनिशियल, लेकिन बाद में आप देखेंगे इनका जो ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स के लिए किया जाने लगा था, जब आप चार्टर एक्ट्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, याद रखना कंपनी पूर्वी देशों के लिए आई थी, केवल भारत के लिए नहीं। इसलिए कंपनी पहली बार में कहाँ जाएगी? पूर्वी देशों की ओर जाएगी। तो जैसे ही कंपनी पूर्वी देशों में पहुंचेगी तो भारत में कब आएगी? अच्छा क्वेश्चन है, 1608 में, यानी 8 साल तक कंपनी के लोग कहाँ घूमते रहे? इंडोनेशिया की तरफ। भारत नहीं आएंगे वो। जब इंडोनेशिया में या पूर्व में उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तब जाकर जेम्स फर्स्ट का एक लेटर कैप्टन हॉकिंस लेकर पहुंचा। किसको दिया? जहांगीर को दिया। ठीक है, जबकि ये लेटर अकबर के लिए लिखा गया था, लेकिन अकबर हम जानते कि मर चुका था। तो लेटर मिला किसको? जहांगीर को। ठीक है, अब थोड़ा कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का स्ट्रक्चर क्या था, कंपनी की का ढांचा कैसा है? तो कंपनी शुरुआत में एक निजी कंपनी थी, नाम ही कंपनी लिखा है, तो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, जिसमें एलिजाबेथ यानी क्वीन के भी शेयर्स लगे हुए थे, उनका भी हिस्सा था इसमें। इनके मालिकों को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जहां भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। कंपनी को ऑपरेट करने के लिए 24 मेंबर होते थे, 24। उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। ये सभी स्लाइड में नहीं है, इसलिए आपको लिखते जाना है साथ साथ में। मालिकों को कॉप, COP, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। चलाने वाले लोगों के लिए 24 लोग, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस डायरेक्टर का जो हेड होता था वो गवर्नर होता था। ये कंपनी की बेसिक स्ट्रक्चर है। इस कंपनी को यानी गवर्नर को व्यापार संधि, ट्रीटी
वॉर और विस्तार, 4 तरह के अधिकार दिए गए। ट्रेड, ट्रीटी और एग्रीमेंट्स, वॉर और एक्सपेंशन, विस्तार। ठीक है। आप अगर 24 लोगों को भी देखना चाहो तो जैसा मैंने अभी बताया, 24 लोगों के हेड को गवर्नर बोलते थे, एक डेप्यूटी गवर्नर होता था और 22 मेंबर्स होते थे। यही 24 लोग कंपनी के एम्प्लॉय को अपॉइंट करते थे। कंपनी के एम्प्लॉय होते थे, उनके नाम क्या क्या होते थे? अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, राइटर, फैक्टर। ये कंपनी के एम्प्लॉय के नेम है, पूछे जाते हैं। अप्रेंटिस, राइटर, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट। ठीक है। ये पद जो भरे जाते थे, जो रिक्रूटमेंट होते थे, वो जाहिर सी बात है योग्यता का कोई काम नहीं था। जो जितना ज्यादा पैसा देता था गवर्नर्स को या मेंबर्स को, उतना ही वो अपॉइंट हो सकता था, अपॉइंट होने के चांसेस ज्यादा थे उसके। ठीक है। तो ये है कंपनी का अपना स्ट्रक्चर, याद रखना है। और ये स्लाइड में नहीं है, इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा ये। चलिए लौट कर हॉकिंस पर आते हैं। हॉकिंस ने जहांगीर से क्या कहा कि आप सूरत में हमें जगह दे दो, लेकिन सूरत उसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो कारण भी स्पष्ट है कि जो पूरा पुर्तगालीज, उनका कब्जा ऑलरेडी सूरत में था। जो लोकल मर्चेंट्स थे उनका भी कब्जा था, तो उन्होंने वहां उनको स्थापित नहीं होने दिया। ठीक है। अब हॉकिंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। हॉकिंस की क्वालिटीज क्या क्या हैं? हॉकिंस फारसी जानता था, 3 वर्ष आगरा में रहा। ये सब प्री के क्वेश्चन है। और जब वो फारसी बोलता था तो उसकी फारसी से खुश होकर जहांगीर ने उसे 400 का मनसब यानी रैंक दे दी थी, और जागीर भी थी। ये सब हॉकिंस के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक लिख लिया होगा। हॉकिंस के बाद अगला आदमी जेम्स फर्स्ट की तरफ से थॉमस रो या थॉमस रो, जिसका आने का पर्पस भारत में व्यापारिक संधि करना है। जिसका भारत आने का उद्देश्य क्या है? संधि करना, एग्रीमेंट। लेकिन वो भी समझौता नहीं कर पाया। लेकिन उसे सफलता कहाँ मिली? गुजरात के तत्कालीन सूबेदार खुर्रम से। इसी कारण से आप देखोगे सूरत में, अहमदाबाद में, भड़ौच में, ये सब गुजरात के पोर्शन है जहां पर उनकी कमर्शियल प्लेसेस स्टैब्लिश होने लगी थी। अब कभी भी पूछे कि व्यापारिक कोठी या कमर्शियल प्लेस का मतलब क्या है, तो आप जवाब देंगे ऐसे स्थान जो, या जहां पर ये अंग्रेज या
यूरोप के व्यापारी अपना माल रखते थे, एक तरह का गोडाउन होता था। क्लियर है? तो एक तरह के ये गोडाउन समझ जाएंगे आप। अंग्रेजों ने चीज पुर्तगालियों से सीखी और पुर्तगालियों ने इटली के लोगों से सीखी। ठीक है, चलिए कंपनी की आगे क्या परफॉर्मेंस रहे वो भी देख लेते हैं। चलिए, अंग्रेजों की सबसे पहली कोठी हमें कहाँ मिलती है? साउथ ईस्ट कोस्टन इंडियन कोस्ट पर मछलीपत्तनम में। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन मछलीपत्तनम तो याद रहता है, लेकिन ये देखने की चीज है कि मछलीपत्तनम उस समय किसके कब्जे में है? गोलकुंडा स्टेट के कब्जे में है। और वही क्वेश्चन आपके आगे ये देखेंगे आप। तो आगे चलकर गोलकुंडा ने ही उनको क्या किया, और स्टेट्स के पोर्ट्स को देने की परमिशन दे दी। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो मछलीपत्तनम में कमर्शियल बेस एस्टेब्लिश किया, वहां से ट्रेड किस चीज का हो रहा है? टेक्सटाइल का हो रहा है। ठीक है, यहाँ टेक्सटाइल का ट्रेड हुआ है। लेकिन यहाँ लगातार फाइट मिल रही थी ब्रिटिशर्स को। ईस्ट में पुर्तगाली स्टैब्लिश नहीं होने दे रहे थे, वेस्ट में। ईस्ट में भी फाइट है, तो उनको फिर मजबूरी में कहाँ जाना पड़ेगा? हुगली में जाना पड़ेगा। ये प्लेसेस का सीक्वेंस याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? तो मद्रास मिल गया, हुगली, और 1661 में बॉम्बे उनके पास आएगा। बॉम्बे लेने के लिए उन्हें किराया कितना देना पड़ा? 10 पौंड एनुअल रेंट था। मुंबई मिली कैसे? चार्ल्स के थ्रू, क्योंकि चार्ल्स को किसमें मिली थी? दहेज में। दहेज किसने दिया? पोर्तुगीज प्रिंस ने, राजा ने, अपनी बेटी कैथरीन के विवाह करने पर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये अच्छा है कि कलकत्ता वाले पोर्शन में सबसे पहले कौन सा प्लेस उनको मिलता है? तो कलकत्ता वाले पोर्शन में सबसे पहला प्लेस उनको हुगली मिला है। ये काम की चीज, ठीक है। हुगली के बाद वो फिर बालासोर, ढाका में भी अपने सेंटर्स खोलते हैं। लेकिन जो मेन अचीवमेंट होगी उनकी, मद्रास का स्टेटस पूछेगा 1639। राजा चंद्रगिरी हैं, और वहां जो प्लेस खोला, उस प्लेस के चारों ओर बाउंड्री कर दी। उस बाउंड्री को एक फोर्टिंग का कहते हैं, और ये सेंट जॉर्ज नाम पड़ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से कौन कौन से प्लेस ऐसे हैं जो शाहजहां के समय पर खोले गए? शाहजहां के समय पर खोले गए, है ना? तो आप लिख लेंगे, बालासोर, हुगली, हरिहरपुर, पटना, और कासिम बाजार। कासिम बाजार।
इनमें से बंगाल में सबसे पहला कौन सा होगा? अभी आपको बताया था मैंने, बंगाल में उनका पहला कमर्शियल प्लेस कौन सा है? हुगली। 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 बेटर, गुड, नोट करते जाएं साथ साथ। ठीक है। अब शाहजहां के समय में बंगाल में सारी परमिशन दे कौन रहा है उनको? उस आदमी का नाम भी पूछेंगे, आप लिखेंगे। तो बंगाल का गवर्नर उस समय है शाह सुजा, वो ये सब काम कर रहा है। नीचे के अगले पैराग्राफ में आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये व्यापारिक छूट है, कमर्शियल जो रिलैक्सेशन हैं वो शाह सुजा, सूबेदार यानी गवर्नर शाह सुजा के समय में मिली ये सारी चीजें उसको। और यही शाह सुजा की जब चर्चा होती है तो एक डॉक्टर का नाम आता है, ग्रेवियर वॉन्टन। वॉन्टन इसकी मदद से शाह सुजा से परमिशन ले लेता है। ये घटना 1651 की है। ठीक है, इससे कंपनी को कितने पैसे देने पड़े? केवल 3000 रुपए। एनुअल टैक्स था, केवल नॉमिनल टैक्स। और एरिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो कुछ एरिया था कोस्टल रीजन, वहां वो सक्सेस प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए। कलकत्ता स्टैब्लिश हो गया, सॉरी मद्रास स्टैब्लिश हो गया 39 में। 68 में बॉम्बे स्टैब्लिश हो चुका है। अब नंबर किसका है? कलकत्ता का। कलकत्ता को देखने के लिए आपको अब ये यहां से फिर देखना पड़ेगा। तो शाहजहां के समय में एक घटना आपने देख ली, शाह सुजा से उन्होंने बंगाल का काफी हिस्सा उनको मिल गया। औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ? औरंगजेब के टाइम में उनका झगड़ा हुआ अंग्रेजों से। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस मुगल शासक के दौर में पहली बार झगड़े हुए और अंग्रेजों को सबक सिखा दिया गया? तो औरंगजेब के टाइम पे कंपनी के लोगों का मुगलों से झगड़ा देखने को मिलता है, लेकिन उसमें ब्रिटिश की हार थी। ठीक है, हमने जैसा कहा कि अब कलकत्ता एस्टेब्लिश करना है कंपनी को, तो कलकत्ता एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें कुछ एरिया चाहिए। वो एरिया 3 गांव थे। ये कलकत्ता की जगह कलिकाता लिखेंगे हम, कलिकाता, सुतानटी, कलिकाता और गोविंदपुर। ये सब बंगाल के गवर्नर अजीम उद के द्वारा किया गया। तो अजीम उद का काम लिखना है आपको यहाँ पर। और ये घटना 1698 की है। 1700 आते आते ये कलकत्ता बन चुका था। कलकत्ता कैसे बना? जब जॉब चॉर्नोक ने इसे आकार दिया। इसलिए कलकत्ता का आर्किटेक्चर, वास्तुकार कौन है? जॉब चॉर्नोक है। और यहाँ जो किलेबंदी की गई, वॉल बनाई गई चारों ओर, उसको नाम मिला फोर्ट विलियम। सेंट जॉर्ज मद्रास में और बॉम्बे में, कलकत्ता में नाम पड़ा फोर्ट विलियम। इन सब नामों में उस समय के राजा और राजकुमारों का योगदान दिखाई देता है ना। तो यहाँ गवर्नर्स क्या कर रहे हैं? अपने राजाओं को खुश करने के लिए उनके नाम पर किले बना दे रहे हैं। और इस तरह से चार्ल्स अय्यर इस फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर अपॉइंट किया गया। इतने होने के बावजूद भी कंपनी को बंगाल में व्यापार करने में असुविधा हो गई थी। तो उस असुविधा को दूर करने के लिए पता लगा कि फर्रुखसियर को कोई बीमारी है, मुगल एम्परर फर्रुखसियर, और उसकी सर्जरी करने के लिए
डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को चुना गया। ठीक है, विलियम हैमिल्टन को, और हेड किसने किया इस पूरे डेलीगेशन को? जॉन सरमन ने डेलीगेट किया। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जॉन सरमन है, डॉक्टर है विलियम हैमिल्टन, और तीसरा आदमी था एडवर्ड स्टीफेंसन। लेकिन इन सबको पर्शियन नहीं आती है, तो किसको ले जाया गया? ख्वाजा सेहूर्द को, जिसने ट्रांसलेट किया दोनों तरफ से। ट्रांसलेशन में क्या था कि एम्परर की सर्जरी करनी थी और उसकी जान बचानी थी, और वो सर्जरी करके एम्परर की जान बचा ली गई। एम्परर ने बदले में 1717 में एक चार्टर दे दिया कंपनी को। उस चार्टर के कुछ पॉइंट्स आपके लिए काम की चीज है। तो अब मेंस का पहला क्वेश्चन आपका तैयार है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो जवाब होगा 1717 के फर्रुखशियर के रॉयल ऑर्डर, जिसको दस्तक कहते थे बंगाल में, उस दस्तक को ही ओर्म, एक हिस्टोरियन है, उसने क्या कहा है कि ये कंपनी के लिए चार्टर का काम करता था। ये कंपनी के लिए क्यों करता था, आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा। देखिए यहां लिखा है, ओर्म ने इसे कंपनी का महाअधिकार पत्र कहा है, दिखाई दे रहा होगा, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। क्यों कहा है? क्योंकि मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है ऐसा पत्र जिसमें अधिकार लिखे गए हों, ऐसे अधिकार जो आपके रूप रंग को बदलने में सक्षम हो। तो कंपनी के रूप रंग को अधिकारों के क्षेत्र में बदला इस चार्टर ने। क्या क्या था? बंगाल में व्यापार का अधिकार, व्यापार के साथ साथ भूमि किराए पर लेने का अधिकार, बॉम्बे की मिंट टकसाल से सिक्कों को मुगल एम्परर जहां जहां रूल कर रहे थे वहां चलाने का अधिकार, और सूरत में भी ट्रेड करने का राइट। तो यह क्वेश्चन बनता है कि भारत में मॉडर्न मिंट टकसाल किसने और कब स्टैब्लिश की? तो ब्रिटिशर्स ने बम्बई में यह टकसाल या मिंट स्टैब्लिश की थी। ठीक है, क्वेश्चन आगे भी बना है कि भारत की सबसे पुरानी मिंट कौन सी है? तो जवाब होगा मुंबई या बॉम्बे की जो टकसाल है मिंट, वही भारत की सबसे पुरानी मिंट है। उस समय के हिसाब से कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि कंपनी बंगाल में व्यापार करने का अवसर ढूंढ रही थी जो उसे नहीं मिल पा रहा था। वो अधिकार अब कंपनी को मिल गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है? निशुल्क मिला है। जो परमिट है वो क्या है? निशुल्क है। तो ये निशुल्क होना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। बदले में केवल क्या देना था? 3000 रुपए का टैक्स। ठीक है, तो ये पहला शॉर्ट नोट आपका तैयार होगा। किसने कहा वो मैंने आपको बता दिया है, ओर्म नामक हिस्टोरियन है, वो ये चीज बता दी। ठीक है, जिस तरह से कलकत्ता का फाउंडर जॉब चार्नॉक है, वैसे ही बंबई का फाउंडर कौन माना जाए? गेरोल्ड ओंजियार को माना जाए। ठीक है, जो टकसाल बनाई गई थी उस टकसाल में मिंटिंग किस चीज की होती थी? कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स की।
ठीक है। ओके, तो ये कंपनी की अर्ली इस्टेब्लिशमेंट कोशिशें हैं जो कंपनी भारत में स्थापित करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब आगे कंपनी ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस आपके और बनेंगे, तो उन्हें क्वेश्चंस को लिख लीजिए। कंपनी एवं मुगलों के संबंध, कंपनी और मुगलों के संबंध, जैसे शाहजहां और औरंगजेब, इन दो के संदर्भ में आपको क्वेश्चन दिखाना है। तो जहां शाहजहां के साथ संबंध कंपनी के अच्छे हैं, औरंगजेब के साथ झगड़ा होने के बाद खराब होते हैं, लेकिन औरंगजेब उन्हें पेनल्टी लगाकर माफ कर देता है। लेकिन कंपनी की अचीवमेंट भी इसी औरंगजेब के समय में आई, जब कंपनी को क्या मिल गया था, कलकत्ता को बनाने का अधिकार भी। याद रखना, जब 3 गांव मिले थे अंग्रेजों को कलकत्ता बनाने के लिए, तो बेसिकली अंग्रेज उन 3 गांवों से रेवेन्यू वसूल कर सकते थे। ये चीज याद रखनी, जो आपकी स्लाइड में नहीं है। अंग्रेज क्या कर सकते हैं, उन 3 गांवों से रेवेन्यू यानी भू राजस्व वसूल कर सकते थे। तीसरा संबंध है फर्रुखसियर के साथ में। तो ये क्वेश्चन मेंस का लिखा रहा हूं मैं आपको, शाहजहां के संबंध दिखाए, औरंगजेब के संबंध दिखाए, और अब संबंध फर्रुखसियर से है, जो आपने अभी देखे हैं। फर्रुखसियर के समय में ही कंपनी को क्या मिला, मैग्ना कार्टा मिला, जो कहानी आपने अभी पीछे देखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया कि मुगलों के और कंपनी के रिलेशंस। इसको तैयार करना, 2 महान मुगल या 3 महान मुगल, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, और एक उत्तर मुगल, लेटर मुगल, और लेटर मुगल में कौन आएगा, फर्रुखसियर आएगा। ठीक है, तो इन चारों का नाम स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना है। ठीक है, कंपनी ने इनिशियली किस चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, तो आप ये दिखाएंगे। इन सभी शासकों के समय में कंपनी ने कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, सूत्री और रेशमी वस्त्रों का, ओपियम अफीम जो चीन से आती थी उसका, स्पाइस मसाले, हाथी दांत एलिफेंट जो होता है उसके टीथ से बनी जो चीजें होती थी वो, मोती पल्स, कंपनी इनका निर्यात करती थी, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट किस चीज का करती थी कंपनी भारत में, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वाइन यानी शराब। ठीक है, इन चीजों का कंपनी इंपोर्ट करती थी। तो ये कंपनी के इनिशियल ट्रेड गुड्स हैं। ठीक है, चलिए, तो एक लेक्चर ये तैयार हो गया आज हमारा, कब तक का, 1717 तक का, कंपनी के 1608 से आने से लेकर 1717 तक, यानी लगभग 109 सालों का इतिहास आपने
कुछ पॉइंट्स प्री के और मेंस के दृष्टिकोण से आपने देख लिए हैं। तो कल आप इसे लिख के दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। कौन सा? 2 क्वेश्चन थे आपके कि कंपनी का मैग्ना कार्टा या दस्तक क्या थी, बताएं। ठीक है, और उसे क्यों मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये। दूसरा क्वेश्चन, मुगल और कंपनी के संबंध। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लें, कुछ छूट गया हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है?